हेलो साथियों, प्रभात बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे नोमेनक्लेचर पर, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमी पर हम बात कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम बात कर चुके थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है और जो ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो है, उसके हम नियम देख चुके थे। एक बार थोड़े से नियम रिकॉल करेंगे हम कि नियम क्या है। नियम ये थे कि जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लक्षणों के बारे में हम उसकी जानकारी पर पूरी प्राप्त कर लेंगे। फिर उसका हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे। तो नामकरण जो हम करते हैं, नामकरण करने के लिए हमको कुछ ऐसे नियम हैं जो ICBN है, हमारी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जो एक जो बुक है उसमें कुछ नियम दिए गए हैं नोमेनक्लेचर के। तो उनको हमें ध्यान में रखते हुए नामकरण हम उसको करना पड़ेगा। उसमें क्या नियम है, थोड़ा सा उन पर डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। कि जो नामकरण हम करेंगे वो नाम ग्रीक भाषा से जो है हमें लेने पड़ेंगे। जो उसके लक्षण हैं उन लक्षणों को देखो कि ग्रीक भाषा में क्या शब्द हैं। तो ग्रीक भाषा जो है वो एक डेड लैंग्वेज है। लैंग्वेज का कोई भी इशू ना बने आपस में, लैंग्वेज का कोई इशू ना बने। और जो ग्रीक भाषा वो बड़ी परिपक्व भाषा, बड़ी मिच्योर भाषा, बहुत मतलब एक तरह से यूँ मानिए कि बहुत ओल्डेस्ट भाषा है वो, ठीक है। और इस समय वो डेड भी हो चुकी है, उसका मतलब अस्तित्व बहुत कम है ही नहीं अस्तित्व उसका। तो उससे लेकर उस शब्द का हम नोमेनक्लेचर करेंगे, उसका नामकरण करेंगे, जो नाम देंगे ग्रीक भाषा से देंगे। जैसे अभी हम बहुत सारे उनका है, जैसे मैंगीफेरा, मैंगो का नाम दिया तो मैंगीफेरा इंडिका। ये अभी हमने अभी पढ़ेंगे आगे। जैसे वायरस है, तो वायरस जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के विनम शब्द से आया है ना। तो विनम का मतलब क्या होता है, पॉइजन, जहर, है ना। तो ऐसे जो है शब्द वहाँ से निकालेंगे तब उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है ना। जैसे बोटिन शब्द है या जूइन शब्द है, तो ये डेड लैंग्वेज की जो शब्द हैं, इनका क्या मतलब होता है उसके हिसाब से फिर हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं। दूसरा, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसमें पहला जो शब्द होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है, उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा उसकी प्रजाति को, स्पेसिफिक नेम होता है, उसकी जाति का नाम होता है। तो उसमें नियम ये कि पहला जो जीनस का जो नेम है उसको, उसका पहला जो अक्षर लिखेंगे हम वो लिखेंगे कैपिटल में, और जो जाति का जो अक्षर पहला लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा पूरा स्मॉल लेटर में। यदि हम हैंड राइटिंग रनिंग उसमें लिख रहे हैं, अपने हाथ से लिख रहे हैं उसको, तो उसको कर देंगे अंडरलाइन दोनों शब्दों को। और यदि वो हम टाइप कर रहे हैं तो उसको इटलाइज मतलब तिरछे लिखे जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये था। और क्या था इसमें, बताओ। और मतलब जो कैपिटल लेटर होगा जो उसका जीनस होगा, और उसकी स्पीशीज स्मॉल लेटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो मैं बता ही रहा हूँ ना कि जो जीनस होगा उसका पहला जो अक्षर लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। दूसरा उसका जो स्पीसीज का जो नेम है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, है। जो उस नाम को देगा उसका नाम लिखा जाएगा। हाँ बहुत अच्छा। जैसे कोई भी शब्द था, जैसे मान लो मैंगीफेरा इंडिका ही है, क्या है, मैंगीफेरा और इंडिका है। तो मैंगीफेरा जो इंडिका है ये कैपिटल में लिख दिया, ये स्मॉल में, इसको अंडरलाइन करेंगे, हाथ से लिखेंगे तो, ठीक है। और इसका जो साइंटिस्ट है जिसने इसको नाम दिया है उसका नाम है शॉर्ट में लिख देंगे। जैसे मान लो लीनियस ने दिया होगा, इसका नाम लिनियर कर देंगे, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने जब इस पद्धति को प्रपोज किया था तो उनका नाम 3 शब्दों का था, कार्ल वॉन लीनियस। तो उन्होंने अपना नाम भी कैरोलस लीनियस करके उसको द्विनाम पद्धति के हिसाब से रख लिया, अपना नाम 3 नाम या 2 नाम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और भी कोई है इसका नियम, एक नियम ये भी है कि जैसे एक वो है जो, जैसे मान लो होमोसेपियंस है ना, होमोसेपियंस है ना, और इसके बाद इसमें ये भी आ रहा है होमोसेपियन सेपियन, ये मनुष्य का बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम है, ठीक है। तो ये तो हमने कर ही दिया, लेकिन इसको जोड़ने के लिए हाइफन भी लगाया जाता है। पौधों के नाम जैसे रोजा, हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस है ना, हाइबिस्कस
रोजा साइनेंसिस है, हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये उसका गुड़हल का हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये हाइफन लगा, इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना, ऐसे। ये 3 वर्ड भी हो सकते हैं उसके गुणों के आधार पर, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई जैसे जीव है, कोई भी जीव है, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। क्या कर लिया भाई? हमारे सामने कोई जीव आया, सबसे पहले हमारे सामने कोई जीव आया, हमने उसकी क्वालिटी को क्या कर लिया, हमने उसकी क्वालिटी को, उसके जो गुण हैं, उनके जो कैरेक्टर हैं, उनके जो उसके फीचर हैं, हमने उनको क्या किया, स्टडी किया। स्टडी करने के बाद, उनकी स्टडी करने के बाद हमको ये लगा, अच्छा ये बताओ, एक उदाहरण मैं आपको समझ दे रहा हूँ। एक अजनबी जीव आपके सामने आ गया, एक अजनबी जीव आपके सामने, वो आपने कभी देखा नहीं था। क्या था उसमें? उसमें 4 टांगें थी, एक पूंछ थी, 2 उसके सींग थे, ठीक, और 2 उसके सींग भी थे, और वो उसके शरीर पर बाल भी थे, घास खाता था। अब आप अनुमान लगा सकते हो क्या है ये? घोड़ा भी नहीं है, बकरी भी नहीं है, गधा भी नहीं है, भैंस भी नहीं है। उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 फीट थी ऊंचाई उसकी, लंबाई 8 फीट थी। तो बताओ क्या हो सकता है वो? कहीं ऐसा तो नहीं वो बैल हो सकता है ना। तो ऐसे हम उसके लक्षणों को क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम देखेंगे और उसके समान और असमान लक्षणों की पहले कंपैरिजन करेंगे कि किससे समानता रखता है, किससे समानता नहीं रखता है। और जब समानता के हिसाब से जो जीव उससे मैच कर रहे होंगे उनकी श्रेणी में उसको रख देंगे। यही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यही जैविक वर्गीकरण है। भाई किसी जीव को हमने आइडेंटिफाई किया और उसका क्या करें, डिस्टिंक्शन करेंगे, मतलब दूसरे जीवों से उसकी तुलना करेंगे, ये किसके साथ मैच कर रहा है, किसी न किसी के साथ तो करेगा। यदि किसी के साथ मैच नहीं कर रहा मान लो, फिर क्या करोगे, तो उसको फिर एक नए ग्रुप में रखना पड़ेगा, मानेंगे नहीं। यदि वो पहले से नॉन जीवों से किसी समानता नहीं रख रहा है तो फिर उसको क्या करेंगे, किसी दूसरे जीव में उसको रखेंगे, किसी दूसरे ग्रुप में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पर्पज क्या था, बताएगा कोई? बताओ, इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पर्पज क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसके पीछे कारण क्या रहा होगा कि उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया? बताओ भाई। देखो, इतने जीव, लगभग 18 लाख जो जीव अब तक खोजे जा चुके हैं, हर साल 10,000 जीव नए खोजे जा रहे हैं। अब इतनी बड़ी संख्या, हमारा यदि गांव 5,000 लोगों का हो तो हम 5,000 लोगों को भी अच्छे से नहीं जान सकते, समझ में आ रही ना। और ये 18 लाख जीव हम लोग खोज चुके हैं, तो इनको कैसे जान पाएंगे हम लोग? तो इनकी पहचान के लिए, इनके समूह में बांटना बहुत जरूरी है। मतलब एक जाति है, उस जाति के लक्षणों को आप जानते हैं। मान लो आप मैंगीफेरा इंडिका एक वंश है, एक पूरा मैंगो की एक प्रजाति है। उसके जो मैंगीफेरा जो वंश है, उस वंश के जितने भी जीव हैं उनके लक्षणों को आप क्या कर सकते हो, उसके लक्षणों के आधार पर भी अनुमान लगा सकते हो कि इस ग्रुप के जो जीव होंगे वो ऐसे होंगे, ठीक है ना। इस वंश के जीव होंगे वो ऐसे होंगे। कौन से होगी? तो जितने भी ये जीव हैं उन सबका क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है? क्लासिफिकेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जीवों की दिन पर दिन खोज की जा रही है। हर साल जो 10,000 से ज़्यादा जीवों की खोज की जा रही है, तो उनको हम याद रख सकें, उनकी हम स्टडी कर सकें, उनके हम नाम दे सकें, इसलिए हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन किए गए वनस्पति शास्त्रियों ने या फिर लोगों ने अपने क्षेत्र के हिसाब से। दूसरी बात एक और भी है, देखो, यदि कोई भी प्रजाति है, कोई जीव है, कोई भी
फल सब्जी कुछ भी कोई पौधा है, जैसे भिंडी है, महाराष्ट्र में जब आप जाएंगे तो भिंडी को हम ओकरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकरा। ओकरा। हाँ, और यहाँ जो है हम क्या बोलते हैं उसको? भिंडी बोलते हैं ना। हम लोग बैंगन बोलते हैं ब्रिंजल को, और कहीं कहीं जो ब्रिंजल को भाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाटा। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से नाम क्या हैं? अलग अलग हैं। जब नाम सबके अलग अलग हैं तो अब मान लो कोई दूर देश का व्यक्ति है और उसे उसका बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो कैसे करेगा? तो साइंटिस्टों ने सोचा कि कहीं हम एक ऐसा काम कर डालें, ऐसा नाम दे डालें उनको कि दुनिया के सभी लोग एक यूनिवर्सल नेम होना चाहिए। एक ऐसा नाम, कैसा जो नाम होना चाहिए? यूनिवर्सल हो, दुनिया के सभी लोग उसे एक ही नाम से जाने। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है बड़ी बेस्ट है। अब आप कुछ भी बोलो, भिंडी बोलो या लेडी फिंगर बोलो, वट जो भी आप कुछ बोलना चाहो, लेकिन जो उसका बॉटनिकल नेम है उसके हिसाब से वो कर दोगे। आलू के साथ आलू को कुछ भी पटेटो, पटाटा, जो भी बोलना चाहें, बटाटा कुछ ही बोलो, लेकिन जो उसका बॉटनिकल नेम है उसके बॉटनिकल नेम के हिसाब से बोलेंगे। प्याज को लोग कुछ भी बोलें, लहसुन को कुछ भी बोलें, पालक को कुछ भी पालक बोलते हैं हम लोग, कहीं पलाकी बोलते हैं इसको, मैंने पलाकी देते सुना, पलाकी बोल रहे हैं। जो कच्ची प्याज होती है कहीं इसको प्याज बोलते हैं, कहीं हरी प्याज बोलते हैं, कहीं सागा इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। तो एक ऐसा यूनिवर्सल नाम हो जिससे हम उस जीव के क्या कर सकते हैं, उस जीव के बारे में जान सकते हैं उसके नाम से। इसीलिए बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ गई, इसलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ गई। तो इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने ऐसा क्लासिफिकेशन कर दिया कि एक जीव का यूनिवर्सल नाम हो गया, और उस जीव के जो लक्षण हैं वो जिस ग्रुप में उसको रखा उसके साथ क्या करते हैं? समानता रखते हैं। तो इसलिए ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसका पर्पज यही था। ठीक है, सभी जीवों को ऑर्गेनाइज तरीके से उनको याद रख सकें, उनकी स्टडी कर सकें, उनके नाम दे सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रैक्टिकल जो है क्लासिफिकेशन था, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था। और ये प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? देखो, मनुष्य नहीं रखा होगा, स्वाभाविक सी बात है। प्रैक्टिकल का मतलब दुनिया में मनुष्य से ज्यादा कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं। ठीक है, देख रहे हैं ना, मतलब स्वार्थ के प्रति इतना आदमी वो है कि पेड़ों को अंधाधुंध काटे जा रहा है केवल पैसे के लिए। मैंने बोला था पिछली किसी क्लास में भी कि हमारे पास तिजोरी में पैसे रखे हुए होंगे, ठीक है, सोना भी होगा, चांदी भी होगी, लेकिन हमारे पास खाना नहीं होगा। स्थिति ये है। ठीक है, स्थिति ये है कि हमारे पास खाना नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्लास में कौन सा था? ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, जिनसे हम तेल प्राप्त कर सकते हो, ऐसे पौधे। तो कौन कौन से ऐसे बताओ? पीनट्स हो गया ना, और क्या हो सकता है बताओ? मस्टर्ड, क्या है? मस्टर्ड है ना, हाँ सरसों। और क्या हो सकता है? सोयाबीन, क्या है? सोयाबीन, हाँ तिल, अलसी, एक होता अलसी है ना, अलसी। तो ये सारे जो नाम हैं, ये वही पौधों के नाम हैं जिनसे हमको क्या मिलता है? तेल मिलता है। अच्छा, ऐसे ही हो सकता है मेडिसिनल वैल्यू वाले पौधों का नाम है ना, मेडिसिनल प्लांट्स। तो मेडिसिनल प्लांट्स कौन से हैं बताओ? क्लोव, लौंग है ना, जिंजर, और हाँ सिनकोना, क्विनोइन है ना, सिनकोना ऑफिसिनेलिस है, रा वोल्फिया सर्पेंटाइना, रा वोल्फिया सर्पेंटाइना है ना, जिससे हमको सर्पगंधा है ना, इसको बोलते हैं। नीम का पौधा है, हल्दी का पौधा है, इनसे हमको क्या मिलती है? मेडिसिन मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक है, अच्छा और कौन से पौधे हो सकते हैं बताओ? लकड़ी प्रदान करने वाले, क्या प्रदान करने वाले? लकड़ी, टिम्बर, लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे
ठीक है, बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, ये जो हम अपने फायदे के लिए जो इसका क्लासिफिकेशन किया है, इसको हम बॉटनी के अलग भाषा में पढ़ते हैं, अलग एक ब्रांच में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं इथनोबॉटनी। ठीक है, सॉरी इकोनॉमिक बॉटनी, है ना। इकोनॉमिक बॉटनी में जो पौधे हम जिससे क्या प्राप्त करते हैं, मसाले प्राप्त करते हैं, या सेंट प्राप्त करते हैं, या दवाइयाँ प्राप्त करते हैं, या हम अनाज पैदा करते हैं उससे, या केवल ऑयल के लिए हम उसको पैदा करते हैं, जो हमको वो जो चीज़ देती है उसके आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, तो टिम्बर प्रदान करने वाले में क्या आ जाएगा, साल आ जाएगा, सागौन आ जाएगा, है ना। और बताओ स्पाइसेस वाले में कौन कौन आ सकते हैं, क्लोव आ जाएगा, हैं, सेनीमोन आ सकता है, क्या, केसर, हाँ बिल्कुल, सेफ्रॉन, केसर, और ब्लैक पाइपर, ब्लैक पीपर बोलते हैं, पाइपर बोलते हैं, ब्लैक पीपर है ना, काली मिर्च, हल्दी, चिली, ये सब मसाले प्रदान करने वाले पौधों में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे प्रैक्टिकल जो है क्लासिफिकेशन था पौधों का। ठीक है, ये सबसे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्या था भाई, दूसरा था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये पहला था प्रैक्टिकल, दूसरा क्या था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल का मतलब क्या था, हाँ कृत्रिम रूप से। और ये जो क्लासिफिकेशन था ये किसने दिया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बताओ, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था। एक बुक थी जेनेरा प्लांटेरम, है ना, जेनेरा प्लांटेरम, किसकी थी ये जेनेरा प्लांटेरम, किसकी थी, केरोलस, हाँ लीनियस की। तो इन्होंने दिया था इसको, और इस बुक में इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और इसमें किस पर जोर दिया था इन्होंने वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव जो इसके फीचर है ना, इसके जो कैरेक्टर हैं उस पर जोर दिया था। मेरी बात सुनो, जब इन्होंने ये आर्टिफिशियल वर्गीकरण किया था तो इन्होंने उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है और उसकी जो फ्लोवर है, फ्लोवर पौधे का कौन सा भाग होता है, देखो जड़ होती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, भोजन इकट्ठा करने के लिए, और उसके लिए पानी और खाद को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये 2-3 मोटे काम होते हैं जड़ों के। दूसरा, तना जो होता है उसका काम होता है कंडक्शन का, मोस्टली काम कंडक्शन का, और सीधा ऊपर सीधा खड़ा रखने का, और क्या काम होता है, भोजन को इकट्ठा करने का भी काम होता है कहीं कहीं, और उससे पत्ती उसमें बढ़ रहती है, वहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं तने से। ठीक है, पत्तियों का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के बाद जो भोजन बनता है उसको भोजन बनाना, और वो उसको तने को प्रदान कर देती हैं। लेकिन फूल का क्या काम है, फूल का भी तो कोई ना कोई काम होगा। फूल जो होता है ये तो पौधे के लिए, जीवन के लिए तो आवश्यक है, लेकिन उसे अपना जीवन आगे चलाना है, अपने जैसे जीव पैदा करना, उसको बोलते हैं, प्रक्रिया को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर जो होता है किसी भी पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, तो इसमें उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो थे, उसके शरीर के जो जड़, तना, पत्ती, फल और फूल जो थे, उन सब का बाहर से दिखने में कैसे लग रहे हैं उस पर, प्लस जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका फ्लावर, उसके कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने उसको क्लासिफाइड किया था। और स्पेशली जो मेल गैमीट होते हैं उनके जो उसको बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में जो स्टेमन होते हैं उनकी संख्या के आधार पर इनको क्लासिफाई इन्होंने किया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस ने। तो ये था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, और दिया गया था ये कैरोलस लीनियस के द्वारा, और जेनेरा प्लांटेरम बुक है उसमें इसका डिस्क्रिप्शन है। और वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है इसके पौधे के, तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव जो पार्ट हैं इनको इन्होंने इक्वली क्या किया था, बराबर ही इनको बराबर का वेटेज दिया था, इक्वल वेटेज दिया था, यानी कि उसके शरीर मतलब उसके वेजिटेटिव भाग और उसके रिप्रोडक्टिव भाग दोनों के करेक्टर आधार पर इनको क्लासिफाई किया था। ठीक है, चलिए
और देखो इन्होंने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या किया था कि पौधे की क्या देखी, पौधे की मॉर्फोलॉजी देखी, जड़ तना पत्ती फल फूल देखे। भाई देखो एक छोटा पौधा है एक बड़ा पौधा है, अब दोनों में तो फर्क दिखाई दे रहा साफ। तो जो बराबर के इक्वल के जो पौधे हैं जो सेम देखने में लगते हैं, तो इन्होंने जैसे मान लो फूल है, तो फूल में क्या होता है, फूल में सबसे अंदर क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसका गाइनोसियम है ना। थोड़ा हैंड राइटिंग गंदा, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना, धीरे धीरे सुधारा जा रहा है ना। गाइनोसियम है ना, हिंदी बोलते हैं इसको स्त्री केसर। इसके 3 भाग होते हैं। ये वाला क्या है, ये स्टिग्मा है, और ये स्टाइल, और ये क्या है बताओ। हाँ ओवरी। ओवरी के 3 भाग है, ये इसमें एग सेल है ना, इसमें क्या है, ये एग सेल है ना, एग है यहाँ। ये इसका गाइनोसियम वाला, गाइनोसियम। यहाँ निकलेंगे इसके क्या, एंड्रोसियम। ठीक है, तो मेनली जो इन्होंने किया था, फ्लावर के जो कैरेक्टर थे उन्होंने इसकी संख्या के आधार पर किया था। इसको बोलते हैं स्टेमेन। एक जो ही क्या है, स्टेमेन है, और इनका जो पूरा सेट रहेगा उसको बोलेंगे एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। ठीक है, एक फ्लावर में कितने हैं, मान लो 5 हैं या 6 हैं या 8 हैं, उसके आधार पर इन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। ठीक है, और जितने भी प्लांट ग्रुप हैं, जितने भी प्लांट का जो समूह है जो इन्होंने क्लासिफाई किया था, पूरे प्लांट्स को इन्होंने जितने प्लांट को उस समय क्लासिफाई किया था, टोटल 24 क्लासेस में किया था। कितने में क्लासिफाई किया था, लीनियस classified all the plants into 24 classes। ठीक है, इनका ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, तो इन्होंने किया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इतना ही। तीसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण में क्या था, जितने भी जो पौधा है उस पौधे की ओवरऑल वेजिटेटिव और फ्लावर, जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो प्लस रिप्रोडक्टिव, उसका पूरे का विस्तृत एकदम अध्ययन करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, उसका विस्तृत जो अध्ययन करना पड़ता है, पूरा ग्रॉस स्टडी इसकी करनी पड़ती है। रूट हो, स्टेम हो, लीव हो, फ्लावर हो, समझ रहे हैं आप लोग। इसमें इस क्लासिफिकेशन में पूरा क्या करना पड़ता है, पूरा ग्रॉस उसकी स्टडी करनी पड़ती है, पूरे उसके जो लक्षण होते हैं, सारे कैरेक्टर होते हैं, उनको कंसीडर करना पड़ता है इसमें। ठीक है, और जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो ये देखिए, जब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हमने कर ही दिया था और एक उससे पहले प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी नेचुरल वाले की, वो ये दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट आज के टाइम में यही है, नेचुरल वाले। सुनो उसमें क्या है, जैसे इतने सारे जीव खोजे जा चुके हैं, मान लो 6 लाख प्लांट्स की प्रजातियां खोजी जा चुकी, 6 लाख पौधे, 6 लाख प्रकार के पौधे खोजे जा चुके हैं। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या करता है, वो ये देखता है कि किसके साथ, किस वर्ग के जो पौधे हैं, किसके साथ ये पौधा जो है ज़्यादा बंधुता शो कर रहा है, ज़्यादा नज़दीकी शो कर रहा है। ये है नेचुरल क्लासिफिकेशन मतलब, समझे आप लोग। और हर तरीके से उसकी पूरी स्टडी, रूट भी, स्टेम भी, लीव भी हैं, फ्लावर भी, फ्लावर के कैरेक्टर जो वो सारे के सारे किस प्लांट ग्रुप के साथ ज़्यादा बंधुता, एफिनिटी शो कर रहे हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं ना, और जिसके साथ वो शो कर रहे हैं उसको उस ग्रुप में हम कंसीडर करते हैं, उसको उस ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है ना, ये आर्टिफिशियल नेचुरल क्लासिफिकेशन का वो है। ठीक है, और एक बात और भी है कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट को ज़्यादा वो दे। अभी आप जो ना आने वाले टाइम में भी वो पढ़ेंगे फैमिलीज,
तो फैमिली जो पढ़ेंगे तो फैमिली में पूरे पौधे के कैरेक्टर पर हम बात करते हैं, जड़ कैसी है, उसका तना कैसा है, उसकी पत्तियां कैसी हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा जो उस पर ध्यान दिया जाता है वो दिया जाता है उसके फ्लोरल कैरेक्टर, उसके फ्लोरल के फ्लोरल फॉर्मूला भी होता है, उसका पुष्प सूत्र भी होता है, उसकी पुष्प की एक आकृति भी होती है। उसके आधार पर पूरी फैमिली का क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, ठीक है ना। एक सूत्र जैसा होता है, उस अभी हम आगे बात करेंगे उस पर। तो उस सूत्र के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पूरी फैमिली के लक्षणों का हम जो अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। और जितने भी पौधे उस फैमिली में होंगे, जितने भी प्लांट उस फैमिली में होंगे, उनका हम जो है डिस्क्रिप्शन उसी जो फ्लोरल फॉर्मूला उसी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है ये अब तक का सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। चलिए, और ये नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है दो प्रकार का, ठीक है। ये होता है 2 प्रकार का, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। तो पहला वाला जो है वो है नॉन फाइलोजेनेटिक, यानी कि नॉर्मल, नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक, ठीक है। या नेचुरल फॉर्मल कह सकते हैं इसको, नेचुरल फॉर्मल है ना, नेचुरल फॉर्मल, या कोष्टक में लिख देता हूं मैं, नॉन फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है, सबसे पहले जानना जरूरी है। फाइलोजेनेटिक का मतलब है किसी भी जीव के विकास की हिस्ट्री, किसी भी जीव के विकास का इतिहास, किसी भी जीव के जो सतत विकास हुआ है, जो उसका इवोल्यूशन हुआ है, उस विकास की पूरी हिस्ट्री। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसमें एक चीज पढ़ेंगे, एविडेंसेस फ्रॉम द वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एविडेंसेस फ्रॉम द जो माँ के फीटल डेवलपमेंट, यानी कि जब स्पर्म और ओवम से जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के बाद जो अवस्थाएं होती हैं, वो उसकी जो अवस्था है, बच्चे बनने वाली जो प्रक्रिया है, उसमें वो जितने भी जीवों से उसका इवोल्यूशन हुआ है उसके लक्षणों को दर्शाता चला जाता है। अंत में वो फाइनल जिसका भी वो एग और स्पर्म मिले हैं वो जीव बन जाता है, ठीक है। जो एम्ब्रियो हैं, बहुत सारे जीवों के एम्ब्रियो आपको दिखाए जाएंगे, उसमें देखेंगे आपके इनिशियल स्टेज में, शुरुआती अवस्था में सबके जो एम्ब्रियो हैं, सबके जो भ्रूण हैं, जो उनकी माँ के पेट में डेवलप होने, चाहे वो मछली का हो, चाहे वो मेंढक का हो, चाहे वो सूअर का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे ह्यूमन का हो, वो सारे कुछ शुरुआत की अवस्था में क्या करते हैं, ये सिमिलरिटी शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका डेवलपमेंट किसी एक पूर्वज से हुआ, एक समान पूर्वज से हुआ, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं बायोलॉजी के हिसाब से हम लोगों ने जातीय धर्म में लोगों को बांट लिया है, लेकिन बायोलॉजी के पर्पज से हम लोग जो क्या है, एक दूसरे के, हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे कजिन वजिन लगते हैं, ठीक है ना, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बल्कि हम मानव नहीं, जितने और जीव है ना, वो लोग भी हमारे कजिन वजिन लगते हैं। शेर चीता वगैरह ये थोड़े दूर के वो हैं, ठीक है ना, गोरिल्ला और ये जो बनमानुष टाइप के जो लोग हैं, ये तो हमारे और बिल्कुल एकदम क्लोज है, बंदर वगैरह तो, ठीक है ना। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो ये एक नॉर्मल जो नॉन फाइलोजेनेटिक जो है, वो केवल बाहर से ही देखकर, इसमें खाली हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लेते हैं खाली, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लेते हैं बस। लेकिन जो दूसरा वाला है इसको बोलेंगे फाइलोजेनिक नेचुरल क्लासिफिकेशन या नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उस जीव की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी शामिल करते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। मेरी बात सुनो, देखो, सबसे पहले एक कोश के जीव बने, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी, यूकैरियोटिक बनी, पोरीफेरा बने, सीलेंट्रेटा बने, प्लेटीहेल्मिन्थिस बने, एस्केहेल्मिन्थिस बने हैं, ये मोलस्का बने, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, उसके बाद फिर कॉर्डेटा बने, ठीक है। कॉर्डेटा में भी यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, ये बने। इसके बाद जो कॉर्डेटा जो जीव हैं, उनमें भी सबसे पहले मछलियां बनी, पीसेज बनी। कॉर्डेटा में सबसे पहले पीसेज बनी, पीसेज के बाद
फिर ये पूर्णतः जल में रहती थी। इसके बाद ऐसे जीवों का निर्माण का विकास हुआ जो जल में रहे प्लस थोड़ा सा थल में रह सके। जैसे मेंढक है, वो जल में भी रह सकता है, थल में, तो इसको हम एम्फीबिया में रखते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर ऐसे जीवों का विकास हुआ जो शुष्क में रह सके एकदम, जैसे सरीसृप है। सरीसृप के बाद फिर कहीं कहीं तो दिखाते हैं सरीसृप से विकास हुआ है दोनों ग्रुपों का, स्तनधारियों का और पक्षियों का भी। और क्योप्टेरिक्स इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल, कनेक्टिंग लिंक है, समझ रहे हैं। उसमें दांत भी पाए जाते हैं और फेदर भी पाए जाते हैं। इसका मतलब उसमें जो है सरीसृप के भी लक्षण थे और पक्षियों के लक्षण है। तो इसके हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो इस बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा उसको बोलेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनी का मतलब क्या है? फाइलोजेनी का मतलब है किसी भी जीव की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, किसी भी जीव की इवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी नहीं, इवोल्यूशनरी, यानी कि उसका जो विकास हुआ है, उसका विकास किन किन चरणों में हुआ है, किन किन जीवों से उनका विकास हुआ है पूरा, ठीक है ना। तो वो सारी हिस्ट्री जो है जब हम कंसीडर करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए, और एक साइंटिस्ट थे, फाइलोजेनिक मतलब क्या है? हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। इन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन, ठीक है ना। क्या है फाइलोजेनिक का मतलब? हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हाँ, इवोल्यूशन की पूरी हिस्ट्री है। और जो प्लांट्स हैं इस ग्रुप में या एनिमल जो भी हैं वो रखे जाते हैं जो नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उनकी इवोल्यूशनिक हिस्ट्री के हिसाब से इनको हम क्लासीफाई करते हैं। और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। तो लेमार्क ने ये शब्द दिया था फाइलोजेनेटिक, ठीक है ना, फाइलोजेनी, ठीक है ना। चलिए, क्या नाम था जिन्होंने ये शब्द दिया था फाइलोजेनिक? बैप्टिस्ट, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ना। फाइलोजेनी वर्ड जो दिया था वो दिया था लेमार्क ने, बस आप लेमार्क याद रख लो, ठीक है, लेमार्क ने, ठीक है। फाइलोजेनिक वर्ड दिया था लेमार्क ने, ठीक। और एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने फाइलोजेनी को, एक थे चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, 1859 में इनकी पुस्तक आई थी। नहीं नहीं, 1800 इनकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक आई थी इनकी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक थी, इन्होंने इस बुक में 1800 में जो बुक थी इनकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें ये फाइलोजेनिक जो वर्ड है ना, इसका बहुत अच्छे से क्या किया है, इसका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया है, ठीक है ना। और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, सॉरी, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो डार्विन ने की है, ठीक है ना। जीवों का विकास और कैसे कैसे जीवों में डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, ठीक है ना, ये सब दिया है चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा, है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज द क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन लाइक ए ट्री। क्लेडिस्टिक, देखो इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, इसका दूसरा नाम है क्लेडिस्टिक, क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन, क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन। क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन मतलब ये है कि सबसे पहले जीव बने मोनेरा। कौन से जीव बने? मोनेरा। मोनेरा के बाद फिर कौन से बने? प्रोटिस्टा, ठीक है, कौन से बने? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद फिर कौन से जीव? यहाँ 3 जगह वो हुआ, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब एनिमेलिया के ओरीफेरा से लेकर और कॉर्डेटा तक कई संघ हैं। प्लांट में क्लोरोफाइटा से लेकर और एंजियोस्पर्म तक कई वर्ग हैं, कई ग्रुप हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसी में 10 फाइलम के करीब, 10 डिवीजन के करीब है।
फंजाई में अपने आप में 4 प्रकार की फंजाई के ग्रुप है, 4 ग्रुप है, उसकी भी अलग अलग स्पीशीज अलग अलग वो है, ठीक है। प्रोटिस्टा में भी प्रोटो जो आती है कुछ की यूकेरियोटिक सेल आती है, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा वेराइटीज है। मोनेरा तो है ही है, और मोनेरा के दोस्तों में बढ़ गया एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, और बाकी सारे जीव किस में आते हैं, ये ग्रुप जो है डोमेन में बढ़ गए, ठीक है ना। तो ये ट्री की तरह हो गया ना, इसको बोलते हैं क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन। तो आज का ये रहा, आज की क्लास में बस इतना ही है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए धीरे धीरे अपनी एक छोटी छोटी क्लासों के तहत हम जो चलते रहेंगे, आगे प्रयास करेंगे और वी विल ट्राई टू गिव यू माय बेस्ट, ठीक है। थैंक यू।